क्लास का ही रिवाइज करवाया, अभी प्लस वन का कुछ नहीं बताया। ठीक है, नाइन्थ क्लास में कहीं ना कहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस आया जरूर था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं किया था। मतलब नाइन्थ क्लास की बातों को ही मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं, प्लस वन की अभी मैंने कोई बात शुरू ही नहीं की है। हाँ, जो बातें मैं नाइन्थ क्लास के अभी बता रहा हूं उसमें थोड़ा सा प्लस वन का लेवल जरूर लेके आ रहा हूं। ठीक है, उसमें मैं थोड़ा सा प्लस वन का लेवल अभी तक जरूर लेके आया हूं। सो कल हमने खत्म किया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर, रिवाइज क्या क्या किया था, काइनेमेटिक्स का मतलब मैकेनिक्स की पहले हमने ब्रांचेस की बात की थी, फिर काइनेमेटिक्स की मीनिंग की बात की थी, काइनेमेटिक्स के बीच में हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर ली थी। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के बाद ही हमने मोशन के बारे में बात कर ली थी, मोशन के साथ साथ हमने रेस्ट की बात कर ली थी, फिर रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव टर्म्स के बारे में बात की थी। उसी के अंदर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस निकल के आ रहा था। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैंने इजी लैंग्वेज के अंदर आपको ये बताया था, पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर किस जगह पर खड़ के ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी रेस्ट पर होगा, अगर ऑब्जर्वर मोशन में है तो मींस फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मोशन के अंदर होगा। तो उस अकॉर्डिंगली हमने इतना अभी तक डिस्कस कर लिया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, देन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड रेफरेंस पॉइंट। अब याद रखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड रेफरेंस पॉइंट ज्यादा नहीं करना इसके बीच में, एक बात आप क्लियर करके चलो। अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली चलते हैं तो याद रखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा ओरिजिन को मान के चलते हैं, ऑब्जर्वर का पॉइंट हमेशा ओरिजिन मान के चलते हैं। ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट द ओरिजिन, ये बात मान के चलो कि ऑब्जर्वर की पोजीशन हमेशा क्या रखते हैं हम, ओरिजिन रख के चलते हैं। ठीक है जी, और अगर ठीक है बोल ही दिया उसने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज यूजुअली कंसीडर एज ओरिजिन, पोजीशंस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज गिवन एज एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में जा रहा है, वाई एक्सिस में जा रहा है और जेड एक्सिस में जा रहा है तो उनकी पोजीशन एक्स वाई जेड के साथ बताई जाती है। ठीक है, अब यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दिमाग में रखते हैं, इसके बारे में ज्यादा नहीं बात करनी है, अभी ये आगे आएगा तब समझ में आएगा, अभी यहां पर समझ में नहीं आएगा, इसलिए ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करनी। अभी मैं यहां पर धीरे धीरे मोशंस की तरफ बढ़ता जा रहा हूं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज जनरली कंसिडर एज ओरिजिन, या कह लो ऑब्जर्वर इज कंसिडर एज ओरिजिन, और जो ऑब्जेक्ट्स जिन्हें वो देख रहा है, ठीक है, अगर उनकी पोजीशंस की बात की जाए तो उनकी पोजीशन को एक्स वाई जेड के साथ में बता सकता। ठीक है, उनकी पोजीशन को मैं एक्स वाई जेड के साथ बता सकता हूं। बस इतना याद रखिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, जरूरत नहीं है इससे ज्यादा याद रखनी। ठीक है, अब बेस्ड अपॉन दिस, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही एक्सिस के अंदर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं 1D, वन डायमेंशनल। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कोई बंदा अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन को तभी उसने क्या बोल दिया था फिजिक्स के अंदर, रेक्टिलिनियर बोलते हैं। अब चैप्टर की नेम की स्टार्टिंग भी क्या था, काइनेमेटिक्स, उसके नीचे लिखा हुआ है रेक्टिलिनियर। अगर कोई चीज सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब एक ही एक्सिस में जा रही है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं वन डायमेंशन। और अगर कोई चीज दो एक्सिस के बीच में जा रही है, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल सर्कल की बात करें, ठीक है, और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां पर मैं बना के देखूं सर्कल के बीच में, ठीक है, ये इस तरह से, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, तो आप पोजीशन नोट करके देखिए, ये वाली पोजीशन, ठीक है, ये वाली पोजीशन के अकॉर्डिंगली इसने कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस में कवर किया, कुछ डिस्टेंस वाई एक्सिस में कवर किया। ठीक है, तो सर्कल मेरा क्या निकल के आता है, 2D में निकल गया, सर्कल इज इन दी 2D। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? तो मेरे पास टाइप्स ऑफ मोशन भी इसी तरह से निकल के आ रहा है। ठीक है, फर्दर अगर बात करूं 3D की, तो 3D में जनरली 3D में मैं बताऊं
तो आपको केमिस्ट्री के अंदर गैसेस का मोशन मिलेगा। तो गैसेस का मोशन हमेशा 3D होता है। या इसके अलावा काइट अगर फ्लाई कर रही है, फ्लाइंग ऑफ ए काइट, वो भी हमारा किसमें आता है, 3D के अंदर निकल जाता है, जिसमें z एक्सिस भी आ जाता है, मतलब सर्टेन हाइट भी निकल के आ जाती है, सर्टेन हाइट भी निकल के आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, ये आ गई आपकी एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, ये आपका आ गया टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। अब ये अकेले अकेले की एग्जांपल निकल के आ गई। ठीक है, अगर ट्रेन जा रही है सीधी, दैट इज 1D, मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, दैट इज 1D। इसी तरह से मोशन इन 2D, मोशन ऑफ ए क्वीन ऑन ए कैरम बोर्ड। ठीक है, ये 2D के अंदर है, कैरम बोर्ड के अंदर जो भी आप स्ट्राइकर वगैरह चला रहे हो, दैट इज ए 2D। ठीक है, ये सारी। इसी तरह से 3D, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं तो ये 3D है। रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मैंने बता ही दिया था आपको, 3D है। ठीक है, ऐसे तरह मोशन ऑफ एरोप्लेन इन स्पेस, दैट इज आल्सो 3D। ये सारे 3D के निकल के आते। ठीक है, अब जितना भी आज पिछले कल के लेक्चर और आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया, ये सारा कहीं ना कहीं अभी तक हमने 9th क्लास को ही रिवाइज किया। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा चीज हमने सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने की कोशिश की, एक्स्ट्रा चीज हमने सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है और कुछ नहीं किया, बाकी सारा ही पुराना किया। ठीक है, तो ये मेरा आज से, आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हो, ये मेरा आज से काइनेमेटिक्स शुरू हो रहा है +1 का। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स भी, मैं अभी काइनेमेटिक्स शुरू नहीं कर रहा, काइनेमेटिक्स के बीच में मुझे आगे जाके ना कुछ टेक्निकल टर्म्स को समझाने के लिए वेक्टर्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो हमारा काइनेमेटिक्स कहीं ना कहीं अभी पेंडिंग में रख देते हैं, उससे पहले वेक्टर्स को समझते हैं। मतलब अगर +1 का काइनेमेटिक्स अच्छे तरीके से समझना है तो वेक्टर्स को पहले कर लेते हैं। हालांकि आपकी बुक्स के अंदर अगर आप बात करोगे बुक्स के अंदर, तो बुक्स में यही चीज वेक्टर्स आपका 3rd चैप्टर बन के निकलता है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी, इन्हें अच्छी तरह से, इनके बीच में डिफरेंस समझना चाहते हैं, तो वेक्टर्स को अच्छे तरीके से पहले करके चलते हैं। फिर वहां पर अगर दोबारा करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत इजी है। सो मेरा मेन टॉपिक आज से शुरू होता है फिजिक्स का, दैट इज वेक्टर्स। ठीक है, दैट इज वेक्टर्स। अब वेक्टर्स को समझने से पहले मुझे स्केलर पता होना चाहिए क्या। वेक्टर्स को समझने से पहले मुझे ऑलरेडी मालूम होना चाहिए स्केलर्स क्या होते हैं। ठीक है, किसी को याद है स्केलर्स क्या होते हैं? That has magnitude but no direction। ठीक है, रेवा याद किया हुआ क्या, समझ में आया हुआ? 9th का पढ़ा। मीनिंग एक तो चीज याद करनी है, एक चीज समझ के याद करनी है। तो ये समझ के याद किया हुआ कि सिर्फ याद किया हुआ? ठीक है, फिर समझा दो मुझे। अच्छा, ठीक है, तो वेक्टर्स क्या होता है फिर? जिसके अंदर डायरेक्शन की जरूरत होती है, मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। तो फायदा क्या है स्केलर और वेक्टर्स का? हमें डेली लाइफ में क्या फायदा है इसका? चलो, कोई और बात किसी ने बोलनी है कुछ 9th क्लास की?
किसी को कुछ याद हो प्लीज, या जितना रेवा ने बताया उतना ही पता, चलो उतना ही पता होगा। रीजन भी 9th क्लास में इससे ज्यादा बता ही नहीं सकते, ठीक है। इससे ज्यादा एक 9th क्लास के बच्चे को अगर बताने की कोशिश करेंगे भी तो फायदा नहीं, उसे समझ में नहीं आएगा, वो छोटा है अभी। लेकिन अब आप ये सोच के चलिए कि अगर ये टॉपिक दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है, अब यहां पर ये चैप्टर बन के आ रहा है वेक्टर्स +1 क्लास में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका लेवल 9th क्लास से बहुत ज्यादा हाई होगा। तो स्केलर को पहले अच्छे तरह से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रेवा नॉन मेडिकल क्या सोच के लिया आपने? कुछ सोचा नहीं है, ठीक है। तो तवलीन आपने नॉन मेडिकल क्या सोच के लिया? चलो, तो उसके लिए पूरी प्लानिंग की हुई है कि कैसे कैसे मुझे करना आगे, क्या क्या कॉम्पिटिशन्स देने हैं, कॉलेजेस कौन कौन से हैं, वो सारा सोचा हुआ पहले? अभी नहीं। अच्छा, ये मालूम है कि हाँ अगर सीएस करनी है मुझे तो मुझे इंडिया में करनी है कि बाहर करनी है, ये सोचा हुआ थोड़ा सा? तो रेवा ने ऐसा कुछ नहीं सोचा हुआ? रेवा आपने अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा कि क्या करना है आगे? अभी ये नहीं सोचा हुआ कि हाँ मुझे चलो इंजीनियरिंग कौन सी करनी है उसके बारे में कोई बात नहीं, वो नहीं सोचा हुआ? चलो, तो ये मालूम है फिर एरोनॉटिकल के लिए मुझे मेंस में क्लियर करने के बाद फिर मेरे को कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकती है, या इंडिया में कौन कौन से कॉलेजेस हैं? अच्छा, अभी यही सोचा। अच्छा, बाकियों से बात करते हैं, ठीक है। मनमीन या फिर नूर, दोनों के इकट्ठे बात कर रहे हैं, ठीक है। नूर क्या सोचा हुआ, कैसे करना है +1 के बीच में रहते हुए और +1 की तैयारी या +2 की तैयारी करके मुझे आगे क्या करना, पता कुछ? अच्छा, यही मालूम है कनाडा जाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो ठीक है, ठीक है। मनमीन आपने? मनमीन आवाज आ रही है? हाँ मुझे मालूम है आपके पास सुपर मेडिकल है, तो आपको नीट के एग्जाम देने के लिए क्या क्या करना है वो मालूम है आपको? अच्छा, चलो चलो ठीक है। अब ये जो मैंने डिस्कशन किया मैंने टाइम पास नहीं किया आपके साथ, ठीक है। अभी मैं जो बात करने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा। जो भी मैंने आपसे बात की, रेवा से बात की, तवलीन से बात की, नूर से थोड़ा बहुत पूछा, ठीक है, मनमीन से थोड़ा बहुत पूछा, तो ऑलमोस्ट आप स्केलर क्वांटिटीज हो सारे के सारे, ठीक है। ये आप सारे के सारे क्या हो, स्केलर क्वांटिटीज, जिनके पास मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है मतलब कुछ ना कुछ सोच के नॉन मेडिकल या मेडिकल रख लिए, ठीक है, कि मुझे इंजीनियरिंग में ये करना, ठीक है। रेवा ने सोचा हुआ एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है, जसनीन ने तवलीन ने सोचा हुआ सीएस इंजीनियरिंग करनी है, इसी तरह से नूर ने ये सोचा हुआ कि मेरे को कनाडा जाना बस, ठीक है। मनमीन ने सोचा हुआ मुझे एम्स में जाना। तो ये मैग्नीट्यूड है एक तरह से, ठीक है। अब जो मैंने ये मैग्नीट्यूड है, अब ये चीज अचीव कैसे करनी है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन नहीं है हमारे पास। यू आर लैकिंग ए डायरेक्शन,
डायरेक्शन की नॉलेज, मतलब किस डायरेक्शन में मुझे तैयारी करनी चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है. सो यू ऑल आर लैकिंग द डायरेक्शन राइट नाउ. कि आपको भी ये नहीं मालूम कि पढ़ना कैसे है, कि कौन सी चीज पहले करूं, ये चीज करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे मनमीर ने बोली है 6th क्लास से लेकर +2 तक की सारी एनसीईआरटी करनी है. ठीक है, ये पता चल रहा है कि लैक ऑफ डायरेक्शन, प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि कैसे तैयारी करनी है. ठीक है ना. तो आप सभी एट प्रेजेंट क्या निकल के आ रहे हो, वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज निकल के आ रहे हो. आप ये कह सकते हो, आपको ये तो मालूम है कि आपने क्या सोच के, आप प्रोफेशन में क्या, फ्यूचर में क्या प्रोफेशन में जाना चाहते हो, ये सोच के आपने मेडिकल या नॉन मेडिकल तो ले ली, बट वो प्रोफेशन में मैं जाने के लिए अब तैयारी किस हिसाब से करनी है मुझे, उसके बारे में नॉलेज नहीं निकल के आ रही. सो यू आर लैकिंग इन द डायरेक्शन राइट नाउ. तो आप सभी क्या निकल के आ रहे हो, अभी स्केलर क्वांटिटीज निकल के आ रहे हो. ठीक है, याद रखने का एक अच्छा एग्जांपल हमने आपस में डिस्कशन करके हुए. अब आप में से कुछ बच्चे इतने अवेयर बैठे हैं दैट आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज. कुछ बच्चे अवेयर इतने हैं, उन्हें सब मालूम है क्या करना. ठीक है, इट मींस दे हैव ए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. उन्हें यह तक मालूम है कि मुझे पढ़ना कब है, कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है. ठीक है, इवन के उन्हें यह तक मालूम है किन यूनिट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना है. ठीक है, अब ऐसे बच्चे क्या निकल के आएंगे, वेक्टर क्वांटिटीज निकल के आएंगे. ऐसे बच्चे क्या निकल के आएंगे, वेक्टर क्वांटिटीज निकल के आएंगे. आसान शब्दों में अगर समझें, इजी लैंग्वेज में समझें. ठीक है, डेली लाइफ के एग्जांपल्स की बात करके चलें तो ये मेरा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज निकल के आ रहा है. समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बीच में सेशन रखूंगा जिसमें आपके साथ सारी बातें करूंगा कि वो अचीव कैसे करना है, जो आपने सोचा हुआ वो एम अचीव कैसे करना, उसके बारे में हम अलग से एक सेशन रख लेंगे. ठीक है, वो मैं सारा आपको गाइड करूंगा. राइट नाउ तो मुझे इतना मालूम है, आपको मालूम नहीं है करना क्या है. ठीक है, वो सारा गाइड करूंगा आपको. पोटेंशियल आप सभी में है, मैं कहीं ना कहीं आपको जानता हूं बीच में. ठीक है, पोटेंशियल आप सभी में है, बस थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, वो मैं आपको साथ साथ देता जाऊंगा. ठीक है, एक सेशन अलग से रखूंगा उसको. ठीक है, राइट नाउ मैं वेक्टर्स के ऊपर और स्केलर के ऊपर है. अब स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इट मींस डायरेक्शन नहीं है. तो इसकी एग्जांपल सबसे पहले निकल के आती है डिस्टेंस. इसी तरह से वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, इसकी सबसे पहले एग्जांपल निकल के आती है डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब डिस्टेंस को ध्यान से समझते हैं कैसे निकल के आ रहा है. मेरे पास एक सर्कल निकल के आ रहा है, दिस इज अ सर्कल. ये सर्कल का इनिशियल पॉइंट है. ठीक है, अब एक पर्सन ने भागना शुरू किया, यह इस पॉइंट से इस डायरेक्शन के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, और भागता 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 वापस इसी पॉइंट के ऊपर आ गया. ठीक है, अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ भाग रहा हो. ठीक है, अब जो इसने टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल पाथ ट्रेवल किया, टोटल पाथ जो इसने ट्रेवल किया. ठीक है, अब मैं ये कह देता हूं, चलो इसने टोटल पाथ पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं, यहां तक ट्रेवल किया, ए टू बी तक की गया, सेमी सर्कल कवर किया, बस इतना पाथ फॉलो किया. तो जो इसने टोटल पाथ यहां पर कवर किया दैट इज सेमी सर्कल. तो ये क्या आएगा, 2 पाई r प्लस डिवाइडेड बाय 2, कटिंग होके क्या निकल के आ रहा है, पाई r. तो इसे नाम दे दूंगा डिस्टेंस का. ठीक है, चलो ये डिस्टेंस तो ये निकल के आ गया. ठीक है, और अगर यही बात मैं अगर ऐसे बोल देता, ए पर्सन travels a semicircle with radius r, तो आपने इसका आंसर क्या लिखना था, मैं लिख देता हूं फाइंड द डिस्टेंस.
तो आपने इसका सॉल्यूशन पता कैसे लिखना था, डिस्टेंस इज इक्वल टू पाई आर। ठीक है, अगर इतना डाटा गिवन है तो डायरेक्शन बता सकते हो क्या निकल के आ रही थी। अगर ये डाटा गिवन है तो डायरेक्शन बता सकते हो कौन सी डायरेक्शन में भागा हो, नहीं बता सकता। मुझे बस इतना मालूम है पाई आर डिस्टेंस है, उसका डायरेक्शन के बारे में इतना डाटा मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। डायरेक्शन के बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन ये स्टेटमेंट रीड करने के बाद नहीं मिल रही। तो इन केस अगर पीछे वाली फिगर ना भी ड्रॉ करता और यही स्टेटमेंट बोल देता, तब भी आपका आंसर पाई आर निकाल के दे देना था मुझे, विदाउट फिगर भी हो जाना था। तो स्केलर क्वांटिटीज के अंदर अगर फिगर डायरेक्शन के बारे में नहीं भी बताया होगा तब भी आप आंसर निकाल ही दोगे, उसमें कोई मेरे ख्याल से दो राय नहीं। ठीक है, सिमिलरली अगर इसी के बीच में, पिछली एग्जांपल के बीच में, ठीक है, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर दूं, ठीक है, अगर पिछली एग्जांपल के बीच में मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर दूं, ठीक है, और ये स्टेटमेंट आपके सामने रख दूं, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस की बजाय ये लिख दूं कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब 9th क्लास के हिसाब से इतना आपको सभी को क्लियर है। ठीक है, ए पर्सन ट्रेवल्स इन ए सेमी सर्कल विद रेडियस आर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको हमेशा क्या देती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, अब जब तक आपको प्रॉपर वेक्टर्स के यहां पर मैं रूल्स नहीं एक्सप्लेन करता, आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड नहीं कर सकते। और अगर किसी को 9th क्लास के अच्छी तरह से थोड़े बहुत वेक्टर्स के जो स्टेप्स बताए जाते हैं याद है, वो आपको बता भी देगा कि डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या निकल के आ रही है, डायमीटर। डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या निकल के आ रही है, डायमीटर। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि 9th क्लास कंप्लीटली भूली पड़ी है, तो मैं यहां पर सीधा डायमीटर नहीं लिखने वाला, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कुछ बच्चों को ये चीज भूल चुकी होगी, 9th क्लास की ये बातें अभी याद नहीं होगी। सो डिस्प्लेसमेंट अभी मैं पेंडिंग छोड़ के चल रहा हूं, पेंडिंग उसके ऊपर मैं धीरे धीरे आ रहा हूं। मींस अगर मेरे को थोड़े बहुत भी वेक्टर्स के बारे में अच्छी तरह से मालूम है, तो अगर ये स्टेटमेंट मुझे दी होगी, कोई फिगर नहीं दी होगी, तब भी मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लूंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत वेक्टर्स के बारे में मुझे नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि काफी हद तक कुछ बच्चे भूल चुके होंगे सारा के सारा। क्लियर हो रही है, समझ आ रही है इतनी बात। अब थोड़ा बहुत स्केलर, अभी मैंने सिर्फ स्केलर समझाया, वेक्टर तो समझाया ही नहीं है। स्केलर क्लियर हुआ? अभी आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। किसी को स्केलर में अगर डाउट है तो पूछ लो। इशिता, स्केलर में कोई डाउट है बेटा? इशिता तो मुझे लगता है कुछ खाने पीने चली जाती है। माइट भी इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, उसकी आवाज नहीं आ रही। चलो, है तो यहीं पे है। चलो, मैं अब जा रहा हूं धीरे धीरे स्केलर के एग्जांपल, मतलब वेक्टर्स के पास। ठीक है, वेक्टर्स की तरफ जाता हूं। ये रहा वेक्टर। ठीक है, अब वेक्टर की याद रखिएगा। अब वेक्टर के बीच में अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट ली है तो यहां पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब फॉर द टाइमिंग याद रखो, फॉर द टाइमिंग है वैसे भी याद रखो, डायरेक्शन यूनिक होगी। यूनिक मतलब इकलौती। डायरेक्शन हमेशा यूनिक होगी, दैट इज इकलौती। ठीक है, जब कभी भी आपको एक वेक्टर क्वांटिटी दी जाती है तो उसकी एक यूनिक डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब वो यूनिक डायरेक्शन ही, मतलब जो क्वांटिटीज के पास यूनिक डायरेक्शन ही होगी उन्हें ही वेक्टर्स बोलेंगे, बाकियों को वेक्टर्स नहीं मैं बोलने वाला।
बाकियों को मैं वेक्टर्स नहीं बोलने वाला, ठीक है। तब अगर मुझे ये स्टेटमेंट दी जाती है कि जिसके अंदर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, तो मैं क्या करने वाला हूं यहां पे, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले यूनिक डायरेक्शन के लिए या तो अपने दिमाग में फिगर बनाऊंगा या कॉपी के ऊपर फिगर बनाऊंगा, सो दैट मुझे यूनिक डायरेक्शन के बारे में पता चल सके उस, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं एक क्वेश्चन रीड करता हूं और मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, तो मैं क्या करने वाला हूं, पहले फिगर बनाऊंगा कि पर्सन ट्रेवल्स इस तरह से जाता है, ये निकल गया, ठीक है। अब उसने तो बोल दिया कि यहां पर क्या हो रहा है कि पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब अगर इस पर्सन की डायरेक्शंस बनाओगे तो क्या होगा, जहां जहां वो जा रहा है वहां वहां टेंजेंट्स ड्रॉ कर करके देखो, एवरी टाइम हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन क्या होती जाएगी, चेंज। तो मतलब अगर इस पाथ के अलोंग देखूंगा, ठीक है, तो ये वेक्टर नहीं है। वेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि व्हेनेवर आप सर्कुलर पाथ के ऊपर जा रहे हो, सर्कुलर पाथ में अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आपको याद होना चाहिए कि आप टेंजेंट ड्रॉ करके देखोगे। आपने 10th क्लास में सर्कल्स के बीच में रिलेशंस फाइंड आउट किए हैं, ठीक है, रेडियस और टेंजेंट का। तो याद रख लो, व्हेनेवर सर्कुलर पाथ के ऊपर आप डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करके देखो तो वो आपको डायरेक्शंस बताने वाले, ठीक है। अब अगर ये पाथ के अलोंग जा रहा हूं, अलोंग दी सर्कमफ्रेंस जा रहा हूं, तो मुझे यहां पर देख के पता चल रहा है कि हर बार डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, ठीक है। अगर हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। पर यहां पर तो डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, तो इट मींस ये पाथ मेरा वेक्टर को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, किसे रिप्रेजेंट करेगा, स्केलर को रिप्रेजेंट करेगा। ये पाथ मेरा किसे रिप्रेजेंट करेगा, स्केलर को। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट माना कि वेक्टर क्वांटिटी है और मुझे रूल के अकॉर्डिंग चाहिए यूनिक डायरेक्शन। इट मींस ये सारे पाथ को अगर देखता हूं तो मुझे यूनिक डायरेक्शन सिर्फ यहां पर नजर आ रही है, यूनिक डायरेक्शन अलोंग द डायमीटर ही नजर आ रही है, ठीक है। या तो मैं इधर चला जाऊं, ठीक है, अगर यहां से इधर गया तो एक ही डायरेक्शन निकल के आ रही है, ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। अगर यहां से इधर गया तब भी एक ही डायरेक्शन निकल के आ रही है, ठीक है ना। तो मैं अभी एक ही डायरेक्शन के साथ मूव कर रहा हूं, ठीक है। ब्लू कलर को माइनस कर देते सारे रबों में, इसी डायरेक्शन, मतलब यहां ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट के लोग जा रहा हूं इस डायरेक्शन, ठीक है। तो देखा जाए तो ये वाला पाथ ये मेरे यूनिक डायरेक्शन को बता रहा है, और अगर ये यूनिक डायरेक्शन को बता रहा है तो ये पाथ मेरा क्या निकल के आएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगी, ठीक है। और इस पाथ की लेंथ, इसकी जो लेंथ निकल के आ रही है, ठीक है, लेंथ इसे नाम दे देते हैं AB का, लेंथ ऑफ AB, यहां पर क्या निकल के आएगा, मैग्नीट्यूड। और जो इसकी डायरेक्शन निकल के आ रही है, ठीक है, AB डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है, अलोंग A to B, डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है, अलोंग A to B। एक ही डायरेक्शन है ना, यूनिक, चेंज तो नहीं हो रही रास्ते में डायरेक्शन, ठीक है। A से B जाते हुए कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, स्ट्रेट लाइन ही रह रही है, ठीक है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं निकल के आ रहा। सो देयरफॉर इट इज ए स्केल, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो देयरफॉर इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी तक मैंने सिर्फ अभी वेक्टर और स्केलर के डिफरेंस को ज्योमेट्रिकली समझाने की कोशिश की है, साथ साथ नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब कंडीशन मुझे कौन सी याद है, एवरी टाइम मुझे बस ये वाली कंडीशन याद है कि यूनिक डायरेक्शन होनी चाहिए। अब जब यूनिक डायरेक्शन का कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, अगर क्वेश्चन के बीच में मुझे फिगर नहीं भी गिवन
ठीक है, तो मैं डायरेक्शन, यूनिक डायरेक्शन के कंसेप्ट के लोगों की इमेजिन करनी शुरू कर देता हूं कि यार ये डायरेक्शन हो सकती है इसकी, ये डायरेक्शन हो सकती है इसकी। क्लियर है यार? अभी तक मैंने सिर्फ डिफरेंस समझाया, आपकी नॉलेज में इनहांसमेंट की है, 9th क्लास की नॉलेज में थोड़ा सा एक स्टेप ऐड ऑन किया, ठीक है, जिसमें मैंने थोड़ा सा यूनिक डायरेक्शन का कंसेप्ट आपके दिमाग में लेके आया, और आपका माइंड इतना शार्प अभी तक है कि आप आराम से यूनिक डायरेक्शंस के बारे में सोचना शुरू कर दो। क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है? ठीक है, किसी को डाउट इसमें? तान्या जी क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, जिसलिन क्लियर है यहां तक? मेडिकल के स्टूडेंट्स को ज्यादा पूछना है। यस सर। चलो सभी मेडिकल के स्टूडेंट, क्योंकि मैथ्स में कहीं ना कहीं, हाँ मैथ्स में भी +2 क्लास में वेक्टर्स आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, ठीक है। नॉन मेडिकल के बच्चे तो वहां पर भी दोबारा समझ सकते हैं, लेकिन +1 तो सारी निकल गई होती है ना, तो खराब हो जाता सारा काम, क्योंकि मेरा वेक्टर्स बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। +1 के बीच में, +2 में और भी ज्यादा यूज होगा फिजिक्स के बीच में। तो मैंने यहां से वेक्टर्स के साथ इसलिए शुरू किया, काइनेमेटिक्स का ही मैंने कह लो वेक्टर्स के साथ ही शुरुआत किया, धीरे धीरे काइनेमेटिक्स की तरफ जाता जाऊंगा। मेन बहुत मजा आएगा काइनेमेटिक्स करके, ठीक है। तो आगे की तरफ अगर बढ़ूं तो मेरे पास आगे क्वांटिटीज निकल के आती हैं, स्पीड, इधर निकल के आ जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड में क्या निकल के आता है? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला जो निकल के आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम निकल के आएगा, डिपेंड भी स्केलर के ऊपर कर रहा है। वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। निकल के आ रहा, समझ में आ रहा? ठीक है। अब मुझे एक एग्जांपल के बाद साथ ये समझा दो डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। एग्जांपल के साथ समझाइएगा, आपको कितना समझ में आ रहा है? कौन बोलेगा? कोई एक एग्जांपल देके मुझे ये बात समझा दो। बोलो बेटा, नाम लेके बोल, पूछो, वैसे नहीं बिठाते, लीड हो। चलो तबलीम, कोई एग्जांपल लेके मुझे समझाओ जहां पर मुझे आपकी बात सुन के ही पता चल जाए कि यार आप स्पीड की बात कर रहे हो और वेलोसिटी की बात कर रहे हो। बताओ। नहीं आ रहा? कुछ नहीं आ रहा दिमाग में? ये टॉपिक डिस्कशन के साथ ही क्लियर होगा। अभी तक तो मैं आगे बढ़ा ही नहीं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के ऊपर तो आया नहीं, सिर्फ अभी 9th क्लास की नॉलेज में थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट करें, वही चेक कर रहा हूं मैं आपकी। और उसमें कुछ एक ही नया पॉइंट अभी बताया, यूनिक डायरेक्शन का, ठीक है। चलो मैं अभी यहाँ पे ना एक एग्जांपल लेता हूँ आपकी 10th क्लास के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। अब 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तो आप सभी करके आए, ठीक है। तब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बीच में ना हम क्या करते थे, जब मुझे कंसेप्ट एक्सप्लेन करना था, ठीक है, तो मैंने ये कंडक्टर उठाया, ये कंडक्टर था,
ठीक है। अब उसमें करंट की डायरेक्शन क्या दी थी, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या था, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो, उसे करंट बोला था हमने, ठीक है। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तब ही अक्कर करता है जब आप एक पोटेंशियल के साथ उसे कनेक्ट कर देते हो। ये तभी अक्कर करता है व्हेन आप उसे एक एक्सटर्नल एजेंसी मतलब बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है। और अगर उसे बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, तो आपका करंट भी नहीं निकल के आएगा, आपका करंट भी नहीं निकल के आएगा, ठीक है। तब अगर करंट को इसे पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट नहीं किया, तब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, तब जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी भी हैं, ठीक है, लेकिन रैंडम डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रहे हैं, रैंडम डायरेक्शंस मतलब अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रहे हैं। और जब आप इसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे, आपने सारा 10th क्लास में पढ़ा हुआ, जब आप इसे एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब इस केस के अंदर मैं बोलूंगा इसे स्पीड, इस केस के अंदर मैं इसे बोलूंगा वेलोसिटी, ठीक है। अब क्यों स्पीड बोल रहा हूं, वहां पर कोई एक डायरेक्शन नहीं आ रही, ऊपर वाली फिगर के बीच में, फर्स्ट फिगर के बीच में सभी की डायरेक्शंस अलग अलग निकल के आ रही है। तो वहां पर जब मैं अभी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया कंडक्टर को, तो उसके अंदर मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं, तो वो स्पीड के साथ बातें कर रहा हूं, ठीक है। जब मैंने उसे एक पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया, तब मैं कहना शुरू कर दूंगा वेलोसिटी, तब मैं वर्ड क्या यूज करना शुरू कर दूंगा उसके लिए, वेलोसिटी, ठीक है। क्लियर हो रही बात है, ध्यान से समझ लो, सुन लो, एक मिनट में सभी को कनेक्ट कर लूंगा दोबारा। चलो आज तो जल्दी जल्दी वापस आ गए, समझ में आ रहा है मतलब, तो यहां तक समझ में आ रही है। तो ये मेरी एग्जांपल आपकी 10th क्लास के बेसिस के ऊपर निकल के आई, स्पीड और वेलोसिटी, कि व्हेन ए कंडक्टर इज नॉट कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल एजेंसी दैट इज बैटरी, तो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं आर मूविंग इन ए रैंडम डायरेक्शंस, तब मैं कह सकता हूं कि उसके पास स्पीड है। एंड जब एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं, मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ स्पीड और वेलोसिटी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तब उनके पास क्या आ जाती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाती है, तब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। दे ऑल एक्वायर ए वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाती है, दैट इज मैं तब कह सकता हूं वेलोसिटी। हालांकि इसके बीच में भी आगे केसेस आते हैं, मैं लेकिन उनके बीच में जाना नहीं चाहता, यहां पर मेरे को स्पीड और बस वेलोसिटी के कांसेप्ट के ऊपर ही रहना, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। सो दिस इज स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास वेक्टर्स मेरे को अच्छी तरह से क्लियर होता जा रहा है, धीरे धीरे मुझे वेक्टर्स की बातें समझ में आनी शुरू हो गई हैं कि वेक्टर्स क्या कह रहा है, ठीक है। वेक्टर्स ऑलवेज वी वांट टू फाइंड आउट ए यूनिक डायरेक्शन, ठीक है, मुझे यूनिक डायरेक्शन की सर्च में हूं, ठीक है। एवरी टाइम आई एम इन फाइंडिंग द यूनिक डायरेक्शन, ठीक है, यूनिक डायरेक्शन की सोच के साथ ही मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं,
ठीक है, यूनिक डायरेक्शन की सोच के साथ ही मैं क्या करता जा रहा हूं, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा हूं। देखो ठीक है, अब आगे फर्दर मैं आगे अगर बढ़ूं, ठीक है, अब मैं धीरे धीरे वेक्टर्स की तरफ जाता जा रहा हूं। अब मेन बात जो वेक्टर्स के बीच में निकल के आती है, ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर। देख लो इसे, हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर। ठीक है, अगर मैं मतलब वेलोसिटी बोल रहा हूं, वी डाल के उसके ऊपर हेड के ऊपर एक एरो आ जाता है। सो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एरो के साथ। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एरो के साथ। हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एन एरो। ठीक है, जिसके बीच में, ठीक है, ये वाली लाइन जो मैंने ब्लैक कलर की बना दी है, ये बताती है मैग्नीट्यूड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड। और जो ये पोर्शन है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, टुगेदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, टुगेदर अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को, ठीक है, टुगेदर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, अब वेक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वेक्टर्स, अब जो हम +1 के अंदर भी पढ़ने वाले हैं, वेक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो पहला पार्ट निकल के आता है दैट इज एक्सियल वेक्टर। ठीक है, जो पहला पार्ट निकल के आ रहा है मेरा दैट इज एक्सियल वेक्टर। ठीक है, एक्सियल वेक्टर डील्स विद द रोटेशनल इफेक्ट। आपके रूम में फैन चल रहा है, ठीक है, फैन चलने के कारण क्या हो रहा है, हवा आपके सिर के ऊपर आ रही है। ठीक है, अगर वो फैन की डायरेक्शन चेंज कर दोगे, ठीक है, तो हवा छत की तरफ जानी शुरू हो जाएगी, तो आपको हवा नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान से समझो तो वो क्या समझा रहा है, वो कौन से वेक्टर की टाइप है, दैट इज एक्सियल वेक्टर। ठीक है, मेरे रूम में अभी फैन चल रहा है और फैन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है, फैन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है, तो उसे राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, जिसमें अगर बाकी फिंगर्स को कर भी लोगे तो थंब अलग से रखो, तो थंब रिप्रेजेंट्स, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट। रोटेशनल बॉडी के जो रोटेट कर रही है, कर्वी फिंगर्स रिप्रेजेंट कर रही है कि बॉडी किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। अब उस बॉडी का रोटेट करने से जो इफेक्ट निकल के आएगा वो थंब रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको नजर आ रहा होगा, मैं बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, ये कह सकते हैं अलोंग द एक्सिस। अब मैं अगर इसे फिगर के साथ समझाने की कोशिश करूं तो इस तरह से निकल के आएगा ये फिगर। ठीक है, अगर मैं मान के चलूं कि बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो थंब आपका किस डायरेक्शन में बताएगा, थंब आपका इस डायरेक्शन में। ठीक है, अलोंग द एक्सिस, थंब क्या बताएगा, अलोंग द एक्सिस। तो ये मेरा क्या निकल के आएगा, एक्सिस निकल के आएगा। और अगर अपने हाथ को आप ऐसे रखोगे, राइट हैंड को रखना है, हाथ को रखोगे तो कर्वी फिंगर्स अगर बता रही है डायरेक्शन, आपके सामने है, यहाँ पे कर्वी फिंगर्स आपकी डायरेक्शन बता रही है। ठीक है, सिमिलरली अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है, तो आपका इफेक्ट निकल के आ जाएगा नीचे की तरफ। तो यहां पर पता चल रहा है ना, तो ये राइट हैंड थंब रूल की हेल्प के साथ अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो उसके इफेक्ट को बता सकते हैं कि उसका इफेक्ट किस डायरेक्शन में निकल के आएगी, मतलब वो किस डायरेक्शन में रोटेट करने, मूव करने वाली है। फॉर एग्जांपल हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर हम चाहते हैं कि ऊपर वाली डायरेक्शन में जाए,
ऊपर वाली डायरेक्शन में हेलीकॉप्टर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जाए तो उसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि फैन की ऑपोजिट डायरेक्शन में हेलीकॉप्टर के विंग्स रोटेट करेंगे। मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करेंगे हेलीकॉप्टर के विंग्स तब जाके वो क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर है जिसमें मुझे रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है, कि रोटेशनल इफेक्ट की डायरेक्शन क्या निकल के आएगी वो पता चलेगा। ठीक है, इसी तरह से पोलर, अब इसी को स्टडी कर लिया ना हमने, पोलर वेक्टर को स्टडी करना इसमें ज्यादा। पोलर वेक्टर, ठीक है, पोलर वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं, लिख लो डेफिनेशन, दीज आर दोज वेक्टर विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, दोज वेक्टर्स which have a starting point or point of action। क्या कह सकते हैं, और पॉइंट ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, मुझे थप्पड़ मारना है आपके ऊपर, मतलब आपके फेस के ऊपर फोर्स लगाना, तो वो पॉइंट निकल के आ रहा है ना। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा। ठीक है, वेलोसिटी कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर मैं ये कह सकता हूं, ये एक तरह से आगे चल के आपको चैप्टर के आगे स्ट्रेट लाइन को बताएगा। ये स्ट्रेट लाइन के साथ डील करने वाला, वो पिछले वाला रोटेशनल इफेक्ट के साथ डील करेगा, ये वाला स्ट्रेट लाइन के साथ डील करेगा, ये वाला स्ट्रेट लाइन के साथ डील करेगा। ठीक है जी, चलिए आज हमने वेक्टर्स की शुरुआत की, वेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पूछा, देखा, जानने की कोशिश की क्या होता है वेक्टर्स। कल हम कुछ टर्म्स के साथ फिर से आएंगे। ठीक है, हम ये कह सकते हैं हम कुछ डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स के साथ निकल के आएंगे। ठीक है, थोड़ा और नॉलेज लेके आएंगे वेक्टर्स की।